नायक कविता का भावार्थ या सारांश लिखिए। तो हमें लिखना है परीक्षा में अधिनायक शीर्षक कविता। आप परीक्षा को इतना हावी मत होने दीजिए, परीक्षा ही तो नॉर्मल चीज है, लिखना है बस। कहते हैं अधिनायक कविता का भावार्थ या सारांश लिखिए। अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है, जिसे है ना, जिसे आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से लिया गया है। एक कविता संग्रह, एक कविता की पुस्तक है जिसका नाम है आत्महत्या के विरुद्ध। इस कविता में कवि पूछते हैं कि हमारे राष्ट्रगीत में में जिस भारत भाग्य विधाता की बात की जाती है वह असल में कौन है? क्या वह गरीब आदमी है जो फटा वस्त्र पहनकर राष्ट्रगीत गाता है, या फिर नेता है जो मखमल के वस्त्र पहने रथ पर बैठकर अपनी जय जयकारा कराते हैं? आखिरकार वह जनगण मन अधिनायक कौन है? क्या वह पूरब पश्चिम दिशा से आया हुआ आम गरीब आदमी है, या फिर हम जिसका मजबूरी में गुणगान गाते हैं, जो हमारा शोषण करता है वही महानायक है जो गरीबों को दबाता है, बच्चों। तो यही इतना आपको लिखना है इस चैप्टर में। कवि यही पूछते हैं कि भाई ये जो अधिनायक है ये आखिर है कौन? कोई गरीब इंसान के बारे में बोला गया है, या कोई अमीर व्यक्ति है, या कोई नेतागण है जो हमारे मतलब शोषण करने वाले हैं। अधिनायक शीर्षक कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो केंद्रीय विषय समझेंगे। इस कविता का केंद्रीय विषय है आज के नेताओं की तानाशाही और आम जनता की मजबूरी। नेता खुद को महान दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा करवाते हैं और अंदर ही अंदर आम जनता का शोषण करते हैं, जिससे आम जनता की गरीबी कभी समाप्त होती ही नहीं है। तो बच्चों समझ गए? तो केंद्रीय भाव यही है, इसमें बताया गया है ना। इसमें केंद्रीय भाव यही बताया गया है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। गुरुजी मैं आपसे 2022 से मैं देख रहा था आपको छोड़ के जाना पड़ेगा एग्जाम के बाद। अरे नहीं बच्चों, मैं देखो, आप जब जब तक मुझे एक शरीर समझते हैं आप कि अरे संजय सर तो देखने में ऐसे हैं, तब तक आप इसको छोड़ेंगे। जब आप ये समझ लेंगे कि संजय सर एक सोच है, संजय सर एक विचार है, और संजय सर की जब जब तक बातें आपको याद होंगी तब तक आप ये समझेंगे कि संजय सर आपके साथ है। ठीक है ना? तो बच्चों हम कोई मनुष्य नहीं है और आप भी कोई मनुष्य नहीं है, आप अपना विचार हैं और विचार कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। जीवन में जब बहुत सारी घटनाएं होंगी तो आप मेरे विषय में याद कीजिएगा, मैंने जो आपको सीख दिया है बच्चों उनको याद कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि हम सदैव आपके साथ हैं, जीवन भर आपके साथ रहेंगे। हर गुरु बच्चों अपने शिष्य के साथ रहता है, मैं ही नहीं, आप जिस भी शिक्षक से पढ़े हैं वो शिक्षक आपके साथ रहते हैं हमेशा, उनके विचार साथ में रहते हैं अगर अच्छे विचार हैं तो। अब लिखा गया मेरे बच्चे प्यारे नन्हे बेटे को। आप बताओ इस कविता के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को लिखा गया है, किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। और इस कविता में ये दिखाया गया है कि मेरे बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ भाई कहाँ कहाँ लोहा है ना। यानी इस कविता में लोहा ढूंढने के लिए बेटी को कहा जाता है, और फिर उसे है ना, फिर उसे समझाया जाता है और सिखाया जाता है। और उसके बाद बच्चों ये बताया जाता है कि हर मेहनत कश पुरुष और बच्चों दबी और सताई हुई औरत, है ना, दबी और सताई हुई औरत क्या है बच्चों? लोहा है। ये दो थिंग, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज है यही बताया गया है। एक तो एक छोटे से बच्चे की यादाश्त के बारे में चर्चा है, उनसे पूछा जाता है कि बताओ भाई लोहा कहाँ कहाँ है, और बच्ची झटपट झटपट खोज खाच के बताती है यहाँ लोहा है, वहाँ लोहा है, ऐसा है वैसा है। और फिर लास्ट में बताया जाता है कि हर वो पुरुष जो मेहनती है, हर वो महिला जो दबी सताई है, उन सब में लोहा है बच्चों। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? चलिए बढ़ते हैं बच्चों। तो लिखते हैं सबसे पहली बात क्या लिखा गया है। पूछा गया सवाल है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का भावार्थ या सारांश लिखें। तो क्या लिखना है मेरे विद्यार्थी जी? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि अपने छोटे बेटे को जीवन की सच्चाई और मेहनत का महत्व समझाना चाहते हैं। कविता में लोहा सिर्फ धातु नहीं है बल्कि मेहनत, मजबूती और सच्चाई का प्रतीक है। कवि अपने परिवार के साथ मिलकर जीवन की छोटी छोटी चीजों जैसे चिमटा, करकुल, कील आदि में मेहनत को खोजते हैं, यानी लोहा को खोजते हैं, ताकि उसका बेटा मेहनत की कीमत समझ सके, अच्छे संस्कार सीख सके और आगे चलकर एक सच्चा और मेहनती इंसान बन सके। मेरे बच्चों बेटा होगा या बेटी होगा प्लीज एक बार बताना। मेरे ख्याल से यहाँ बेटी होना चाहिए है ना।
परिवार के साथ मिलकर जीवन छोड़ जाना होता है ना, उसका बेटा नहीं बच्चों, बेटी होना चाहिए। बेटी मेहनत की कीमत समझ सके, अच्छे संस्कार को सीख सके और आगे चलकर, है ना, आई थिंक बेटी होना चाहिए, है ना, बेटी के बारे में हमने पढ़ा था ना। आगे लिखा है, अच्छा सॉरी, कविता के अंत में कवि कहते हैं कि जो आदमी अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर घुमाता है, अपनी बेटी के लिए दुल्हा ढूंढता है और मेहनत से जीवन यापन करता है, वही असली लोहा है। अंततः यह कविता बच्चों को जीवन की सच्चाई, मेहनत का मोल और जीवन में मजबूत यानी लोहा जैसा बनने की प्रेरणा देता है। लोहा जैसा बनने की प्रेरणा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल लिखा है, लोहा क्या है बच्चों। सवाल दीर्घ में पूछा है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। तो लोहा क्या है, लोहा एक मजबूत और काम आने वाली धातु है। उसका उपयोग घर, खेत और मशीनों में बहुत होता है। लोहा शक्ति और मेहनत का प्रतीक है। कभी इसकी खोज इसलिए माफ कीजिएगा, है ना इसकी खोज इसलिए हो रही है ताकि लोगों को इसकी ताकत और जरूरत समझ में आ सके। तो लोहे की जो बच्चों ताकत है, लोहे की जो जरूरत है उसको समझा जा सके, इसलिए इसकी खोज हो रही है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में कवि लोहे की पहचान किस किस रूप में कराते हैं। यही पहचान उसकी पत्नी किस रूप में कराती है। तो कवि किस रूप में कराते हैं और पत्नी किस रूप में कराती है, आइए देखते हैं। इस कविता में कवि लोहे की पहचान मेहनत से जुड़ी चीजों से कराते हैं, जैसे फावड़ा, कुदाल, खुरपी, बैलगाड़ी का पहिया आदि सब में लोहा है। कवि की पत्नी घर की चीजों में लोहा पहचानना समझाती है, जैसे चिमटा में है, करशुल में है, साइकिल, सेफ्टी पिन, बाल्टी, छाते की कमानी, हसिया आदि सब में लोहा है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कवि जी उन चीजों में लोहा ढूंढने के लिए सिखाते हैं जो चीज मेहनत से जुड़ा है, जो चीज घर के बाहर उपयोग होता है उन चीजों के बारे में, और जो चीज घर में उपयोग होता है उसके बारे में उनकी पत्नी समझाती है। लिख पाएंगे बच्चों? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे बच्चे, जल्दी से यस यस लिखकर भेजिए कि हाँ गुरुजी हम लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? वो तो ऐप पे मिलता है, ऐप पे मिलता है, टेंशन मत लीजिए। गुरुजी हमें आपके संस्था में क्लास 10 से पढ़ना है ना? बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ जाए आगे। तो बच्चों अब चलते हैं, अब हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है हार जीत। बच्चों इस चैप्टर में बताओ हार जीत जो है इसके कवि कौन है? गुरुजी इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। और इस कविता में क्या होता है, हार जीत कविता में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो नेता होते हैं वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। नेता क्या बनाते हैं बताओ? जो नेता होते हैं वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा युद्ध फलना देश के साथ हुआ था और हम लोग जीत गए हैं। ये सच्चाई नहीं बताते कि युद्ध क्यों हुआ था, किसके साथ हुआ था, युद्ध में कितने लोग गए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग जीवित हुए, इस युद्ध से हमारे देशवासियों को क्या फायदा होगा, इस युद्ध से क्या नुकसान होगा, ये सब नहीं बताते हैं। यानी यहाँ फाइनली इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार नेतागण अपने देशवासियों को गुमराह करते हैं। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी में भारत को विजयी प्राप्त हुई है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों से पूछिएगा कि बताइए जब भारत और कारगिल का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, जो भी युद्ध हो, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी युद्ध हुआ है तो जीत किसकी हुई है? तो पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को ये बताती है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमेशा हमेशा जीत पाकिस्तान की हुई है। तो बच्चों क्या हुआ ये बताओ, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप यही कहेंगे कि वहाँ की सरकार वहाँ की जनता को मूर्ख बना रही है। समझ रहे ना मेरी बच्चों? और देखो आप एक समय आप ये भी सोच सकते हैं क्या भारत की सरकार हमें मूर्ख बना रही है? लेकिन बच्चों आप समझ सकते हैं भारत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देश है पाकिस्तान से। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जनसंख्या वगैरह भी देखें तो अब हमारा यूपी और बिहार अगर सिर्फ मिल जाए ना तो पाकिस्तान से बड़ा हो जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान बच्चों हर बार हारा है। फिर भी वहाँ की सरकार उन्हें गलत पढ़ाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। आइए, तो इस पाठ में यही बताया गया कि सच्चाई जो है, एक व्यक्ति जो बूढ़ा मशक वाला है, जो सड़कों को सींच रहा है, उनको जिम्मेदारी मिली है सड़कों को साफ करने के लिए, सड़कों में पानी पटाने के लिए, ताकि जो जीत कर हमारी सेना आ रही है, अब जीत क्या आ रही या हार क्या आ रही ये तो नहीं पता, और उनके साथ में जो शासक आ रहे हैं, जो देश के नेता हैं, जो
मतलब लीडर हैं वो आ रहे हैं, उनके ऊपर धूल ना पड़ जाए, इसलिए वहां सड़कों को सींचा जा रहा है पानी से। आइए बच्चों, बहुत प्यारी सी कविता है। आज हम लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। बच्चों बताओ, आज क्या सिर्फ पढ़ाई हो रही है या एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं? तो बच्चों, आप लोगों के साथ समय बिताने का मेरा एक तरीका है। हम आप लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और ये समय बच्चों स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आपके और मेरे जीवन में, कि एक बच्चों गुरु अपने शिष्य के साथ समय बिता रहा था, एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। तो मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाना होता तो हम तुरंत तुरंत घस घास के भाग जाते हैं। मैं आपके साथ समय बिता रहा हूँ, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग हैं मेरे जीवन में, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। बच्चों पता है, मैं औरों से बहुत मजबूत हूँ, यानी एक सिंपल लोगों से मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। क्यों मजबूत हूँ? क्योंकि मुझे बच्चों, अगर मैं सांसारिक प्रेम की बात करूँ कि भाई इनसे प्रेम, उनसे प्रेम, उनसे प्रेम अगर मुझे कम मिलता है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर दुनिया में किसी से प्रेम मुझे ना मिले, लेकिन मेरे बच्चों से मुझे प्रेम मिलता है। ये बात सोच करके अपने मन को बच्चों हमेशा तसल्ली देता हूँ। नहीं तो हूँ तो आम इंसान मैं भी, तो मुझे भी दुख होता है, अरे मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे दोस्त ने मेरा कॉल नहीं उठाया, उन्होंने समाज में मुझे ये बोल दिया, घर में मुझे ये बोल दिया किसी ने। पर फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो भाई, जो जो कहता है कहने दो, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं बहुत मजबूत हूँ। इसलिए मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बटी है, एक जो नॉर्मल जिंदगी है, एक बच्चों जो आप लोगों से जुड़ाव है। तो दो अलग जिंदगी है मेरी। तो हार जीत कविता का भावार्थ या सारांश लिखना है बच्चों। कैसे लिखेंगे? हार जीत कविता का भावार्थ या सारांश जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे बच्चों, हार जीत शीर्षक कविता अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित एक गद्य कविता है। गद्य कविता है ना, जो युद्ध, सत्ता और जनता के बीच के सच और भ्रम को दिखाती है, क्या सच है और क्या झूठ है। कविता में जनता विजय उत्सव मना रही है, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता है कि युद्ध किससे हुआ है, क्यों हुआ है, युद्ध में विजय हुई है या नहीं हुई है। ये सब किसी को नहीं पता है, पर सबको भाई मनाना है। कहते हैं एक बूढ़ा मशक वाला जो रोड को सींचता है और कहता है हम फिर हार गए, लेकिन कोई उसकी बात ध्यान में नहीं देता है। उसे सच कहने का हक नहीं है, और जिन्हें सच कहने का हक है वे सच बताते ही नहीं, बल्कि जनता को गुमराह करके झूठा उत्सव मना रहे हैं। इस कविता में जनता को सच से दूर रखा जाता है और उन्हें झूठी जीत का एहसास दिलाया जाता है। तो मेरे बच्चे, इसमें यही बताया गया है किस प्रकार से हमें झूठी जीत का एहसास दिलाया जाता है बच्चों। आइए, हमारा लास्ट चैप्टर है गांव का घर, इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा। बच्चों, गांव का घर चैप्टर किसने लिखा है और इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, कृपया बताइए। गांव का घर लिखने वाले हैं ज्ञानेंद्र पति, यानी जीपी हैं, यानी ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। और इस पाठ में बताया गया है कि जो पहले के समय होते थे, अभी कवि जो है शहर में रहते हैं। कवि का जन्म झारखंड के गोड्डा जिला में हुआ था, अब कवि शहर में रहते हैं, पर इन्हें गांव की याद बहुत आती है और ये बताते हैं कि हम लोग के समय में जो गांव होता था, वहां पर मेरे बच्चे, हमारे गांव में गांव ऐसा होता था कि जब भी कोई बूढ़े व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति घर में आते थे तो खांस कर आते थे, खराऊ खटका के आते थे। दूध वाले जो ग्वाला होते थे अपने बच्चों दूध में उंगली दबा करके यहाँ पर दीवार पर निशान देकर जाते थे। महिलाएं जो हैं बच्चों, जो मतलब कि चौखट होती हैं, वहां पर सहजन के लट्ठे पर अपनी टिकली साटती थी। और गांव में पहले जो पंचायत होता था वो पंच के द्वारा होता था, और पंच को उस समय परमेश्वर माना जाता था। गांव में पहले बहुत दूर दूर से लोग सर्कस दिखाने आते थे और लोग उसको देखते थे, पर कभी अभी इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। कवि का मानना है कि गांव भी अब गांव जैसा नहीं रहा, गांव में भी अब बच्चों शहर जैसी माहौल हो चुके हैं। गांव में भी अब डीजे आ गया है, लाइट आ गया है, सर्कस उर्कस अब गांव से भी बहुत दूर हो गया है। समझ गए ना? बोलो हाँ या ना, समझ गए? यस और नो? यस बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि गांव का घर कविता का भावार्थ या सारांश लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल देखो यहाँ छोड़ के 13, 15, 17, 19 मेरे बच्चे 26 में भी आएगा, टेंशन ना लीजिए। है कहते हैं इस कविता में कवि अपने बचपन और गांव के घर को याद करते हैं, जहां बहुत प्रेम, परंपरा और सम्मान था। पुराने घर के जिस कमरे में बहू रहती थी, वहां बुजुर्ग लोग अक्सर खास कर आते थे। गांव में ईमानदारी और न्याय का माहौल था। अब सब कुछ बदल गया है। अब पंच परमेश्वर की जगह भ्रष्ट पंच आ गए हैं। गांव में अब लोकगीत नहीं गूंजते, लालटेन की जगह टीवी और बिजली आ गई है। गांव में अब सच्चाई, अपनापन और संस्कृति नहीं बची है। वहां अब शहर के जैसा दिखावा, झगड़े और गंदगी फैल गई है बच्चों, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इसका कारण क्या है। गांव के जो घर की रीढ़ है अब वो झुरझुरा गई है, इसके क्या कारण है। तो गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा रचित है। कवि कहते हैं कि गांव का पुराना सांस्कृतिक जीवन अब खत्म हो गया है। वहां ना तो लोकगीत है, ना परंपराएं हैं, ना ही पहले जैसा प्यार और अपनापन। उसकी जगह अब झगड़े, अदालतें और दिखावा आ गया है। इसी बदलाव के कारण गांव की रीढ़ जो मूल पहचान है हिल गई है और वह झुरझुरा रही है। मतलब मूल पहचान जो है गांव का वो खत्म हो चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हमारा जो क्लास है वो समाप्त हो गया बच्चों, और ये था हमारा क्लास आज बच्चों। द एंड हो गया सिलेबस का, हर तरह से सिलेबस का द एंड हो गया। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो मैं प्रैक्टिस के लिए पढ़ाऊंगा। अब जो भी पढ़ाऊंगा वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी जी, मैं अभी कौन